नमस्कार साथियों, मैं भूपेंद्र यादव आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं MGCI के इस डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। जी हाँ दोस्तों, मैं आपके लिए आने वाली महत्वपूर्ण एग्ज़ाम SADO और RAEO के लिए आज हॉर्टिकल्चर सब्जेक्ट को लेकर आया हूं। तो प्रिय साथियों, हम बहुत ही शानदार तरीके से बेसिक टू हाई लेवल तक चलेंगे। ठीक है, बहुत ही साधारण से उच्च स्तर तक हमें हॉर्टिकल्चर के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज का हमारा ये वीडियो अंत तक देखें आप। आइए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम बात करने वाले हैं जिस एग्ज़ाम की SADO और RAEO। बहुत खुशी की बात है, काफ़ी लंबे अंतराल के बाद ये वैकेंसी हमारे सामने आई है। तो आइए साथियों, हम देखते हैं। जैसे हमें स्क्रीन पर दिख रहा पहला ही शब्द हॉर्टिकल्चर। जैसे ही हॉर्टिकल्चर का नाम हमें दिखाई देता है तो हमारे दिमाग में एक प्रश्न बनता है। किस तरह का प्रश्न बनता है कि भैया हॉर्टिकल्चर जो शब्द है यह किस भाषा से लिया गया है। तो सबसे पहला और महत्वपूर्ण प्रश्न जो इससे बनता है दोस्तों, तो वो सबसे पहला और महत्वपूर्ण प्रश्न यही बनता है कि जो हॉर्टिकल्चर है यह किस भाषा का शब्द है। तो हमें बताना है यह लैटिन भाषा का शब्द है। पहला प्रश्न तो यह बनता है। दूसरा, यह कितने शब्दों से मिलकर बना है। तो हमारे पास यहाँ दो शब्द है, पहला है हार्टस और दूसरा है भैया कोलेरा। अब हार्टस और हम कोलेरा की अगर बात करें तो हार्टस का मतलब क्या होता है, ऐसा स्थान जो चारों ओर से घिरा हो, सराउंडेड प्लेस हो, अर्थात हम उद्यान, बगीचा या गार्डन उसे कह सकते हैं। दूसरा, अब भैया बगीचा लगा दिया तो प्रबंधन तो करना पड़ेगा, उसका कल्टीवेशन तो करना पड़ेगा। तो दूसरा शब्द जो कोलेरा है उसका मतलब हो जाएगा टू कल्टीवेट, अर्थात उसके अंदर हमें खेती करना। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हार्टस शब्द का अर्थ होता है गार्डन, उसी प्रकार से अगर हम बात करें तो कोलेरा का मतलब होगा टू कल्टीवेट। तो गार्डन में जिस भी हमने क्रॉप को ग्रो किया है, ठीक है, उसको हमें क्या करना पड़ेगा, मैनेजमेंट करना पड़ेगा। तो उसके मैनेजमेंट के लिए, प्रबंधन के लिए बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें दो नए प्रश्न मिलते हैं। पहला प्रश्न है कि हॉर्टिकल्चर किस भाषा का है, तो हम बता देंगे लैटिन भाषा का है। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। बड़ी से बड़ी छोटी से छोटी एग्जाम में आने वाला प्रश्न है, इसको हल्के में नहीं लेना भैया, ठीक है, और कन्फ्यूजन होता है फिर एग्जाम में। फिर दूसरा प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि हॉर्टस शब्द का अर्थ क्या होता है। तो एक्चुअल में अगर हमसे पूछा जाए और हमें गार्डन दिखे तो फिर इस क्वेश्चन का आंसर हमें क्या देना डियर स्टूडेंट, गार्डन। और अगर हम बात करें कोलेरा की, तो साथियों कोलेरा का मतलब क्या होगा, टू कल्टीवेशन, अर्थात खेती करना। तो यह क्वेश्चन भी बन सकता है। तो यहाँ से हम 3 क्वेश्चन कवर कर सकते हैं, ठीक है, इसी स्लाइड के माध्यम से। अब हम कुछ एक्स्ट्रा चीज़ यहाँ पर जाने, जैसे कि हमने बात कर ली लैटिन वर्ड की। अगर हम एक्स्ट्रा चीज़ जाने तो फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर इन इंडिया, तो इस तरह का प्रश्न आए तो बिना घबराए हमें याद रखना है MH मारिग्वाडा। ठीक है, अगर फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर इन इंडिया आता है तो MH मारिग्वाडा साहब है, ये ध्यान रखना है। ठीक है साथियों, और इसी तरह से अगर घुमा के पूछ लिया जाए कि फादर ऑफ अमेरिकन हॉर्टिकल्चर, या इसी को कभी कभी कह दे कि फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर इन वर्ल्ड, तो हमें फिर मारिग्वाडा साहब को नहीं लगाना है, फिर इसका आंसर हो जाएगा, बदल जाएगा साथियों। फिर इसका उत्तर होगा, वो होगा LH बेली। फिर इसका आंसर क्या हो जाएगा, LH बेली। ठीक है भाई, तो ये ध्यान रखना है। अगर इंडिया में आता है तो MH मारिग्वाडा साहब, और फादर ऑफ अमेरिकन हॉर्टिकल्चर या वर्ल्ड लेवल पर हम बात करें तो दैट्स कॉल इज LH बेली। आई होप आपको ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी समझ में आ गई। आइए छात्रों आगे बढ़ते हम। आगे हम बात करेंगे हॉर्टिकल्चर का स्टैटिकल एनालिसिस। वर्तमान में कितना क्षेत्र है, कितना उत्पादन हो रहा है, निश्चित तौर पर इस तरह के प्रश्न एग्जाम में आते रहे हैं। तो आइए हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो ईयर 1718 का अगर हम देखें तो इस ईयर 1718 की अगर हम बात करें तो जो प्रोडक्शन हुआ है, अर्थात यूं कहें कि जो उत्पादन हुआ है टोटल, ये कुल उत्पादन है, उद्यानिकी का होने वाला कुल उत्पादन है भैया, जो कि 311 मिलियन टन। ठीक है, आप याद रख सकते हैं 311 मिलियन टन। और एरिया अगर पूछा जाए तो एग्जैक्ट याद रखना है 25 मिलियन हेक्टेयर। ठीक है,
तो यहाँ पे दो चीज़ याद रखना है, 311 और 25, ये हो गया प्रोडक्शन और ये हो गया एरिया। और यह क्वेश्चन एग्जाम में आते रहे, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। लेकिन एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना है, किस ईयर की बात हो रही है, तो 17-18 की। और अगर हम बात करें 19 के संदर्भ में या 18-19 की, तो यहाँ पर प्रोडक्शन बड़ा है, कितना प्लस हो गया, 3 प्लस हो गया। और एरिया लगभग सिमिलर है, एरिया लगभग सिमिलर है। तो अभी हम बात करें, हमारे लिए जो ज़्यादा याद रखने का डाटा है महत्वपूर्ण, वो ये वाला है, क्योंकि करंट का डाटा पूछा जाएगा। 1920 का भी आया है, लेकिन वो एडवांस एस्टिमेट है, उसका अभी मार्च में पूरा फाइनल आएगा, तब हम उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। लेकिन अभी हमारे एग्जाम का अब हम डेट देखें फरवरी के अकॉर्डिंग, तो यह डाटा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो हमें याद रखना है 314, ठीक है, अपोजिट है, तो ये काफ़ी मैजिक नंबर है, याद ही रहता हमें, तो 314, ठीक है भैया। उसी तरह से ईयर याद रखना है 18-19, और एरिया तो वही है लगभग 25 मिलियन हेक्टेयर, ठीक है। अब भैया जितना भी एरिया है एग्रीकल्चर का, उसका मात्र 25 मिलियन हेक्टेयर। और अगर आपसे पूछ ले कि जितना कल्टीवेटेड एरिया है एग्रीकल्चर का, उसका कितना परसेंट हॉर्टिकल्चर में आता है, तो हमें बताना है 18% एरिया ओनली, जो इंडिया में कल्टीवेटेड, नेट कल्टीवेटेड एरिया की हम बात करें, नेट सोन एरिया की अगर हम बात करें, तो 143 मिलियन हेक्टेयर है, उसका 25 मिलियन हेक्टेयर केवल हॉर्टिकल्चर के हिस्से आता है। लेकिन पॉइंट टू बी रिमेंबर डियर स्टूडेंट, क्या याद रखने योग्य बात है साथियों, याद रखने वाली बात यह है कि इसके पास एरिया तो बहुत कम है, लेकिन जो उत्पादन है, प्रोडक्शन है, हम देखें फूड ग्रेन का, तो वह 296 या 278 मिलियन टन के आसपास होता है, लेकिन इसके पास एरिया बहुत कम है, फिर भी हॉर्टिकल्चर का प्रोडक्शन मोर देन 300 मिलियन टन होता है, अर्थात 314 मिलियन टन है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद एग्रीकल्चर का जितना जीडीपी में कंट्रीब्यूशन होता है, उसका 30%, या एग्जैक्ट कहूँ तो 30.4% जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है, वो किसका है, वो है उद्यानिकी, बागवानी, हॉर्टिकल्चर का, ठीक है। तो यह भी एक प्रश्न है कि उद्यानिकी का कृषि के जीडीपी में कितना योगदान है, तो 30.4% है। और एक प्रश्न बहुत शानदार है, बहुत महत्वपूर्ण है, उसको भी आप यहाँ से याद रख सकते हो कि भैया हॉर्टिकल्चर में प्रति वर्ष कितने की वृद्धि हो रही, तो मोर देन 6.5%, मतलब 6.5% की प्रति वर्ष की वृद्धि हो रही है। तो उद्यानिकी में प्रति वर्ष कितने एनुअल ग्रोथ देखने को मिल रही, तो 6.5%, और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण डाटा थे जिनके बारे में हमने चर्चा की, और निश्चित तौर पर इस तरह के प्रश्न एग्जाम में आते हैं। और एक बहुत अच्छा सा सुंदर सा फैक्ट है यहाँ पर कि भैया जो फर्स्ट एडिशन था किसका, हैंडबुक ऑफ हॉर्टिकल्चर, तो पहली जो हैंडबुक ऑफ हॉर्टिकल्चर बनी थी, तो उसका पहला प्रकाशन कब हुआ था, तो याद रखना है 2001, ठीक है। और इसमें भी अगर आपसे पूछे मंथ दे दे, तो याद रखना है जुलाई 2001। तो प्रथम हैंडबुक का प्रकाशन कब हुआ था, जो कि आईसीआर की बुक है, बहुत फेमस बुक है, और हम सभी लोग इसको भली भांति जानते हैं, तो कभी भी इस तरह का प्रश्न बन सकता है। तो फर्स्ट एडिशन इसका कब हुआ था, तो जुलाई 2001, ठीक है, जुलाई 2001 में हैंडबुक ऑफ हॉर्टिकल्चर का प्रकाशन हुआ था। उसी प्रकार से एक और फेमस बुक है आईसीआर की, हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं। आइए साथियों, डिवीजन ऑफ हॉर्टिकल्चर। अब भैया हॉर्टिकल्चर अपने आप में एक बहुत बड़ी ब्रांच है, तो उसमें हम देखेंगे तो मैनी ब्रांचेस निकल कर आएगी, लेकिन हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर हम स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो हमारे पास 4 मेजर ब्रांचेस आती है। तो हम डिवीजन में या ब्रांचेस में बात करेंगे तो नंबर 1 पोमोलॉजी, नंबर 2 ओलेरिकल्चर, नंबर 3 ऑर्नामेंटल, और नंबर 4 फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रिजर्वेशन। जब इतना प्रोडक्शन होगा तो उसको लंबे समय तक सुरक्षित रखने का काम कौन करेगा, फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रिजर्वेशन। आइए छोटी सी बेसिक बातें भी जानते चलते हैं। भैया पोमोलॉजी का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि सिस्टेमिक पोमोलॉजी के पिताजी कौन है, तो हमें बता देना है डी कैंडोले साहब है फादर ऑफ सिस्टेमिक पोमोलॉजी आ जाए तो डी कैंडोले, फादर ऑफ ओलेरिकल्चर आ जाए तो जो अमेरिकन हॉर्टिकल्चरिस्ट थे या वर्ल्ड लेवल पर फादर कंसिडर किया जाता है LH बेली साहब, तो यहाँ पर
उन्हीं को कंसिडर किया गया है। ऑर्नामेंटल के पिताजी MS रंधावा साहब, ठीक है भैया। और जब इन सबके पिताजी है तो इसके भी पिताजी है, बिल्कुल है, तो इसके पिताजी है निकोलस एपार्टस, निकोलस एपार्टस, ठीक है। चलो इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं। तो इस तरह से हमारे पास सभी के फादर के बारे में भी हम जानकारी ले लेते भैया। इनके हो जाएंगे निकोलस एपार्टस। तो इस तरह से सभी रिलेवेंट फील्ड के एक टेक्निकल व्यक्ति होता है, और उसी तरह से जो टेक्निकल काम करेगा पोमोलॉजी में तो पोमोलॉजिस्ट, ओलेरिकल्चर में ओलेरिकल्चरिस्ट, इधर ऑर्नामेंटल में, ठीक है, ट्रेनिंग प्रूनिंग करने वाला, ठीक है, माली हम जिसे कहते हैं, तो उस तरह का एक टेक्निकल काम करेगा। इधर फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रिजर्वेशन के लिए, तो इस तरह से भी टर्म आ सकता है कि पोमोलॉजी का अध्ययन करने वाला या तकनीकी ज्ञान रखने वाला वैज्ञानिक कहलाता है, तो पोमोलॉजिस्ट, इस तरह से याद रखना है। फिर हम बात करें जिस स्थान पर बगीचा लगा देंगे तो बगीचे को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, तो ऑर्चर्ड कहते हैं। जिस स्थान पर हम सब्जियां उगाएंगे तो उसे क्या कहेंगे, वेजिटेबल फार्म या सब्जियों का खेत, वेजिटेबल फार्म या सब्जियों का खेत, ठीक है। ऑर्नामेंटल को हम डिटेल आगे देखेंगे, इसके 2 ब्रांचेस निकल कर आएगी, फ्लोरिकल्चर और लैंडस्केपिंग। और जिस जगह पर फ्रूट वेजिटेबल का प्रिजर्वेशन किया जाएगा तो वह जगह क्या कहलाएगी भैया, तो वह जगह कहलाएगी कैनिंग इंडस्ट्री, उसे हम क्या कह देंगे, कैनिंग इंडस्ट्री। इस जगह को हम क्या कहेंगे, कैनिंग इंडस्ट्री। आगे हम और डिटेल इनके बारे में देखेंगे, लेकिन एक बेसिक चीज़ें अभी हमने देखी यहाँ पर इनके बारे में डियर स्टूडेंट। चलिए आइए आगे देखते हैं। तो 4 ब्रांच में से पहली ब्रांच पोमोलॉजी अर्थात फल विज्ञान, स्टडी ऑफ फ्रूट इज नोन एज, सीधा सा फर्स्ट में आएगा, सिंपल सा, घबराना नहीं है। पोमोलॉजी में स्टडी ऑफ फ्रूट, वहाँ पर हमें फ्रूट क्या दिखता है, फ्लावर दिखता है, तो इस तरह से कन्फ्यूजन होता है, याद रखना है। स्टडी ऑफ फ्रूट, फलों का अध्ययन कहलाएगा पोमोलॉजी। अब पोमोलॉजी की बात करें तो यह ग्रीक भाषा के 2 शब्द पोमो और लॉगस से बना है। पोमो का मतलब फ्रूट, लॉगस का मतलब है टू कल्टीवेशन या स्टडी। स्टडी एक साइंटिफिक मैनर में बोला गया है, इसलिए स्टडी को सही कंसिडर किया जाता है, और यह ग्रीक भाषा का शब्द है। अब प्रश्न क्या आता है, पोमोलॉजी है तो पहला ही मनपसंद ऑप्शन दे देगा हमें ग्रीक, हम खुशी खुशी इसको लगा देंगे। और दूसरा ऑप्शन उसने दे दिया भैया लैटिन, तो अब क्या हो जाएगा, थोड़ा सोचना है। जब ग्रीक और लैटिन दे दे और सी में ऐसा लिख दे बोथ ए एंड बी, तो फिर सही आंसर होगा बोथ ए एंड बी। क्यों सर, क्योंकि भाई पोमोलॉजी में जो पोमो शब्द है इसे लैटिन भाषा का शब्द माना जाता है, ठीक है। तो जब दोनों आ जाए तो बोथ आएगा, लेकिन जब दोनों नहीं दिए हो फिर किसी एक को लगाना है तो फिर एक को चूज करना है, तो उस परिस्थिति में लैटिन और ग्रीक दोनों में हमें चूज करना हो तो फिर ग्रीक ज़्यादा सही होगा। क्या आपको ये मेरी बात समझ में आ गई? आपको ध्यान से सुनना है। जब पोमोलॉजी में पोमो शब्द की बात होगी तो लैटिन का है, अदरवाइज पूरा पोमोलॉजी पूछा जाए तो वह किस भाषा में कंसिडर होगा, दैट इज ग्रीक वर्ड, ठीक है। साथियों इस बात का ध्यान रखना है, इस तरह का प्रश्न यहाँ से बनता है। फादर ऑफ पोमोलॉजी की हम बात कर ही चुके हैं, या सिस्टमिक फादर ऑफ पोमोलॉजी की बात करें तो वह कौन होंगे, डी कैंडोले साहब, ठीक है, डी कैंडोले, ठीक है, उनका डी कैंडोले, ये याद रखना है। फिर हम बात करें किंग ऑफ फ्रूट की, तो हम सभी जानते हैं किंग ऑफ फ्रूट जब भी हम बात निकल कर आती है तो हम सबको पता है दैट्स मैंगो। नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया इज मैंगो, आल्सो कंसिडर बाथरूम फ्रूट ऑफ मैंगो, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में ट्विस्ट है, याद रहे किंग ऑफ मैंगो शब्द लिख दे, ठीक है भैया, थोड़ा सा घुमा दिया, क्या घुमा दिया सर, ये लिख दिया कि बताइए भैया किंग ऑफ मैंगो किसे कहा जाता है। अब यहाँ पर फ्रूट नहीं लिखा है, ध्यान से देखेंगे किंग ऑफ मैंगो लिखा है, ठीक है। अब प्रश्न ये पूछ रहा है कि आम में किसको राजा की संज्ञा दी गई, तो आम की बहुत सारी जातियां हैं, तो इसमें जिसको संज्ञा दी गई है वह है अल्फांसो, और यह आम की बहुत फेमस वैरायटी है। और इसकी एक समस्या भी है, स्पॉन्जी टिश्यू, जैसे कि हम आगे डिटेल और पढ़ेंगे। तो कितना शानदार प्रश्न है ना। तो किंग ऑफ मैंगो आए तो ध्यान रखना है अल्फांसो को लगाना है। क्यों? क्योंकि इसका सबसे ज़्यादा हम एक्सपोर्ट करते हैं और ये बहुत फेमस वैरायटी है, इसलिए इसको क्वालिटी, क्वांटिटी और इसके फीचर्स के कारण
किंग ऑफ मैंगो कहा जाता है, याद रखना। लेकिन फ्रूट ऑफ की बात हो या किंग ऑफ फ्रूट की बात हो तो मैंगो होगा। एक और डाउट रहता है बच्चों को हमेशा क्वीन में, ठीक है, बहुत सारी बुक लीची लिखती है, लेकिन ध्यान रहे जब तक ऑप्शन में आपको मैंगोस्टीन दिखे तब तक हमें किसको ज़्यादा सही मानना है, क्वीन में मैंगोस्टीन को। तो ये याद रहे साथियों। आई होप आपको काफ़ी रोचक और नई जानकारी मिल रही है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अब भैया जब हॉर्टिकल्चर का इतना कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में और प्रोडक्शन में, तो उसमें फ्रूटों की क्या भागीदारी है। तो फ्रूट प्रोडक्शन की हम ईयर वाइज अगर बात करें तो 17-18 में और 19 के अगर संदर्भ में हम बात करेंगे 18-19 के, ठीक है। चलिए तो देख लेते भाई, आ जाओ, बहुत महत्वपूर्ण डाटा है। देखो ये लाख हेक्टेयर में, अगर इसको मिलियन हेक्टेयर में पूछना है तो कुछ नहीं करना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, 6.5 कर देना, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मिलियन हेक्टेयर में, ठीक है। ओके, प्रोडक्शन है 97 मिलियन टन, किस ईयर का है, 17-18 का। इधर भी क्या हो जाएगा 6.6 मिलियन हेक्टेयर, और प्रोडक्शन कितना है 98.5 मिलियन टन, ठीक है। तो ये प्रोडक्शन हो गया और ये एरिया हो गया। और इस तरह के एग्जाम में कई बार प्रश्न आए हैं किसके भैया, फ्रूट प्रोडक्शन से रिलेटेड, ठीक। अभी एक रिसेंटली डाटा नया और निकल कर आ रहा है, जैसे हमें पूछा जाता था कि फ्रूट प्रोडक्शन में कौन सा स्टेट लीडिंग करता था तो हम सीधे फट से बोलते थे महाराष्ट्र, लेकिन ये चेंज हो चुका है। यस, 27.8 मिलियन टन के साथ आंध्र प्रदेश लीड कर रहा है, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश का फ्रूट प्रोडक्शन में फर्स्ट पोजीशन हो गया भैया, तो ये डाटा चेंज हो चुका है, ठीक है। आई होप आपको ये बात भी समझ में आ गई। तो साथियों ये नई और महत्वपूर्ण जानकारी है, आई होप आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ रही और ये आपके लिए आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध होगी। आइए आगे हम देखते हैं ओलेरीकल्चर। अब भैया जहाँ भी कल्चर शब्द आता है तो किस भाषा का होगा, तो हमें पता है जहाँ भी कल्चर शब्द आता है वो लैटिन भाषा का होता है। और ओलेरीकल्चर भी दो शब्द ओलेरी और कल्चरा से मिलकर बना है, ठीक है, या कोलेरा से हम कह सकते हैं, ठीक है। तो इट्स ए लैटिन वर्ड, ठीक है भैया, जैसे हमें स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि ओलेरी कल्चर से पहला प्रश्न किस भाषा का है, तो ये लैटिन भाषा का है। दूसरा प्रश्न कितने शब्द है, दो, पहला ओलेरी, दूसरा क्वेश्चन कल्चरा। ओलेरी का मतलब पोट, और पोट का शुद्ध हिंदी में हम मतलब देखें तो होता है साथियों गमला, अर्थात गमले में सब्जियां उगाना। सर ऐसे कैसे, क्योंकि जब इनिशियली सब्जियां ग्रो की जाती थी तो बड़े स्तर पर नहीं होती थी, इसलिए उस शब्द का अर्थ पोट बताया गया। और कल्चरा का मतलब है टू कल्टीवेशन, अर्थात गमले में सब्जियां उगाना। लेकिन आज इसका क्षेत्र बहुत विस्तृत हो चुका है, समझ गए बात को। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी है। इसके फादर के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, कौन है, एल.एच. बेली। और जब हम सब्जियों की बात करें तो बहुत प्रकार की सब्जियां हमारे सामने निकल कर आती है, ठीक है। इसमें भी हम अगर देखें कि किंग ऑफ फ्रूट की अगर बात करी थी तो उसी प्रकार से हम बात करें किंग ऑफ वेजिटेबल, इट इज़ ए पोटैटो। सब्जियों का राजा कौन है, आलू है, ठीक है भैया। पोटैटो सर्वप्रमुख है, पोटैटो, ठीक है। बाकी और हम आगे डिटेल देखेंगे। तो ऐसे बेसिक प्रश्न भी बनते हैं एग्जाम में, इन्हें हमें गलत नहीं करना है। अब सब्जियों का प्रोडक्शन भी देखेंगे, क्योंकि हमने फ्रूट का प्रोडक्शन देखा, उसी प्रकार से सब्जियों की अगर हम बात करें तो 17-18 में और 18-19 में। क्योंकि हम इन दो डाटा को इसलिए प्रेफर कर रहे हैं क्योंकि 1920 का जो समस्या है आप सभी उससे भली भांति परिचित है, इस कारण ऑथेंटिक डाटा नहीं है, लेकिन यही डाटा महत्वपूर्ण है अभी हमारे पास। तो 17-18 की अगर हम बात करें तो एरिया है, इसको अगर आप कन्वर्ट करना चाहेंगे तो ये मिलियन हेक्टेयर में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, याद रखना। ये प्रोडक्शन हो गया 184 मिलियन टन, इधर 10.1 मिलियन हेक्टेयर आप बोल सकते हो या 101, और इधर 185 मिलियन टन, ठीक है। यहाँ 4 से 1 प्लस हो गया है, बस कुछ नहीं हुआ है, और यहाँ पर 1 माइनस हो गया, उल्टा है, एरिया में माइनस हुआ है और प्रोडक्शन में प्लस हुआ है। किसमें, 17-18 और 18-19 में। याद रखना, बहुत बेसिक सी बात है और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बन सकता है। चलिए आगे हम बात करेंगे ऑर्नामेंटल हॉर्टिकल्चर, तीसरी शाखा। जी हाँ, जैसे ही ऑर्नामेंटल की बात आती है तो चेहरा खिल जाता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर सारी ब्यूटीफुल या सुंदरता की बात होती है। और इसी के अध्ययन के लिए इसको दो भागों में बांटा गया, फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर भी एक लैटिन वर्ड कंसर्ट किया जाता है। फिर दूसरा शब्द अगर हम देखेंगे इसमें हमें देखने को मिलता है ब्यूटीफुल गार्डन। और सेकंड ब्रांच जो है ऑर्नामेंटल की वो है लैंडस्केपिंग गार्डनिंग। अब भाई फ्लोरिकल्चर में तो सारे फ्लावर्स की स्टडी कर लेंगे, और लैंडस्केपिंग गार्डनिंग में ये जितने भी फ्लावर है उनके अरेंजमेंट
जैसे कि हम बात करें डिफरेंट लाइक स्ट्रक्चर, टॉपियरी, ठीक है, एज, हेज, कंट्रास्ट, कलर कंट्रास्ट, ये सारी चीज़ों को किस में मैनेज करेंगे? लॉन, ये सब लैंडस्केपिंग का हिस्सा है या लैंड गार्डनिंग का हिस्सा है। ब्यूटीफुल गार्डन, यहाँ से क्वेश्चन आता है कि ब्यूटीफुल गार्डन तो आप बता देंगे सुंदर बगीचा है, लेकिन प्रश्न आ जाए कि ब्यूटीफुल गार्डन बुक किसने लिखी है, तो वही जो इसके पिताजी है, और इसके पिताजी कौन है? अभी हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले, MS रंधावा। यस डियर स्टूडेंट, आप सही बता रहे हो, इसके पिताजी है MS रंधावा। आई होप आप समझ गए ये बात को। तो इसके पिताजी कौन है? MS रंधावा। और लास्ट और अंतिम जो शाखा है फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रिजर्वेशन। अब भैया प्रिजर्वेशन की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि जितना भी प्रोडक्शन होता है उसका 25 to 30% परिरक्षण के अभाव में, प्रिजर्वेशन के अभाव में क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। तो उससे बचने के लिए एक शाखा लेकर आए जिसका नाम है फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रिजर्वेशन, और इसको इटली के व्यापारी निकोलस एपार्टस ने प्रारंभ किया था, इसलिए उनको फादर ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रिजर्वेशन भी कहा जाता है। इसमें हम पहली बात देखें तो प्रोसेसिंग करना है। कैसे प्रोसेसिंग करना है? तो आम से अचार बना लिया, आलू से चिप्स बना ली, इस तरह से बहुत सारा वैल्यू एडिशन होता है। और हमारे सिलेबस में वैल्यू एडिशन को और पोस्ट हार्वेस्ट टेक्निक को मेंशन किया गया, जो कि यहीं से क्वेश्चन सारे कवर होंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट, चलिए अगली बात है फूड टेक्नोलॉजी। अब भैया प्रिजर्वेशन हो रहा है, प्रोसेसिंग हो रहा है, लेकिन उसको और लंबे समय तक लेकर जाना है तो हमें फूड टेक्नोलॉजी जाना पड़ेगा। और इस दिशा में सबसे पहला काम किया था CFTRI ने। और CFTRI कई बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है कि जो CFTRI है, सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट हम जिसे कहते हैं, ठीक है, CFTRI जो है सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि कहाँ स्थित है? आप सभी को पता है मैसूर में, लेकिन कभी कभी वो इसका सन पूछ लेता तो हमें याद होना चाहिए 1950, 1950। ठीक है, तो ये सारी महत्वपूर्ण बात हो गई। सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट यह मैसूर में स्थित है और इसकी स्थापना 1950 में हुई थी, जो कि हिस्सा है किसका? फूड टेक्नोलॉजी का। और ये सब काम क्यों किए गए? ताकि हम लंबे समय तक फल और सब्जियों को परिरक्षित रख सकें। आई होप ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको समझ में आ गई। अब भैया ये भी एक नवीनतम फैक्ट है, आप कह सकते हैं नवीनतम जानकारी है। नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड, पहले हम पढ़ते आ रहे हैं गुड़गांव, लेकिन आपको जानकर खुशी भी होगी और हैरानी भी होगी, उसका नाम परिवर्तित हो गया है। जी हाँ दोस्तों, उसका नाम हो गया है गुरुग्राम। तो अब याद रखना है गुड़गांव का नाम हो चुका है गुरुग्राम। और ऑप्शन में गुड़गांव और गुरुग्राम दोनों दिखे तो फिर हमें गुरुग्राम लगाना है, क्योंकि वर्तमान में उसका नाम हो चुका है गुरुग्राम। और ये नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड को लाने के पीछे जो कमेटी बनी थी, ग्रुप ऑन पेरिशेबल एग्रीकल्चर कमोडिटीज, वो उसका हेड या उसको लीड करने वाले वैज्ञानिक थे डॉक्टर MS स्वामीनाथन। तो यह भी पूछा जा सकता है कि जो कमोडिटीज पेरिशेबल बनाई गई थी NHB के संदर्भ में, उसको किसने हेड किया था या किसने लीड किया था? तो हम किसी हॉर्टिकल्चरिस्ट का नाम लगा देंगे, गलत हो जाएगा। याद रखना उस समय जो लीड किया था वो डॉक्टर MS स्वामीनाथन, मानकाम्बू सबाशिवम स्वामीनाथन। ठीक है, इनका पूरा नाम है, ये भी याद रखना आपको। ठीक भाई, चलो आ जाओ। प्रश्न आते हैं, बहुत बार कंफ्यूजन होता है। वेजिटेबल मीट, सब्जियों का मांस, दैट्स कॉल्ड मशरूम, और मशरूम एक कवक होता है, याद रखना। और फंगाई या कवक के बारे में हम बहुत डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है भाई, तो फंगस होता है एक तरह से। अब मन में प्रश्न आता है कि हम फफूंद को खाते, तो निश्चित तौर पर बोलना यस, मशरूम एक फंगस है, फफूंद है, खाने योग्य फफूंद है। ठीक है, एडिबल फंगस। ठीक है, उसको क्या कहा गया? मशरूम। तो इस तरह से वेजिटेबल मीट आए, अर्थात सब्जियों का मांस आ जाए, तो हमें उत्तर लगाना है मशरूम। ऐसा क्यों बता रहा हूं, अभी आपको और समझ में आएगा। सर ये तो बहुत सरल बात है, नहीं है। अब देखना कंफ्यूजन होता है। यहां पर जो आ गया भैया, अब आ गया वेजिटेरियन मीट। अरे अभी तो पढ़ा, अरे भैया वो वेजिटेबल था और ये वेजिटेरियन है, अर्थात शाकाहारियों का मांस। ठीक है दोस्तों, तो शाकाहारियों का मांस आ जाए तो जैक फ्रूट, कटहल, जैसे हमें दिख ही रहा है। ठीक है, कटहल, और इसकी क्या खासियत है? विविपेरस कंडीशन इसमें पाई जाती है। विविपेरस क्या होता है सर? जब यह फल यहीं पर रहे और इसी से नया बीज अंकुरित हो जाए, इस कंडीशन को हम कहते हैं विविपेरस। खड़ी फसल में नया पौधा तैयार करने की क्षमता या घटना विविपेरस कहलाती है, जो कि कटहल, जैक फ्रूट में पाई जाती है। ठीक है, एक और कंफ्यूजिंग वर्ड आता है, वो आ गया भैया वेजिटेशन मीट, मतलब वनस्पतियों का मांस।
तीनों प्रश्न सिमिलर है और तीनों प्रश्न कई बार एग्जाम में आते हैं, लेकिन हम जल्दबाजी में, घबराहट में और पता ना होने पर गलत कर देते हैं। तो जब वेजिटेशन आ जाए, वनस्पतियों का मांस आ जाए, दैट्स काउपी। ठीक है भैया, काउपी, समझ गए? चौला हम जिसको बोलते हैं हमारी भाषा में। तो ये काफी महत्वपूर्ण जानकारी थी आपके लिए। आइए आगे देखते हैं बेंडिंग। अब बेंडिंग क्या है, चलिए बेंडिंग को देख लेते हैं। बेंडिंग मूलतः और एक ट्री बेंडिंग, दो चीज हमारे सामने निकल कर आ गई। बेंडिंग शब्द देखो, इसमें केवल ए का अंतर है और ई का अंतर है, बाकी कोई अंतर नहीं है, लेकिन प्रश्न आता है और गलत होता है। तो याद रहे, बेंडिंग की जाती है मैंगो में, किंग ऑफ फ्रूट में। ठीक है भैया, ये याद रखना। एक चीज एक्स्ट्रा मैं आपको बता देता हूँ, 2n बराबर इसमें क्रोमोसोम होते हैं 40। ठीक है, और x बराबर बेसिक गुणसूत्र होते हैं इसमें 10, ये याद रखना। आम में बेसिक गुणसूत्र पूछे तो कितने हैं? 10। ये बेसिक जानकारी भी याद रखना उसके साथ। अब बेंडिंग में होता क्या है? ठीक है, आम का प्रमुख कीट है मिलीबग। इंटमोलॉजी और पैथोलॉजी प्लांट प्रोटेक्शन में डिटेल जानेंगे। तो मिलीबग का क्या स्ट्रेटेजी होती है? यह इस तरह से स्टेम के माध्यम से पौधे के कोमल भागों पर जाकर सकिंग करता है, रस को चूसता है और एक कॉटन ग्रोथ बना लेता है चारों ओर आवरण, और सारा रस पीने की कोशिश करता है। ठीक है, और कोमल शाखाएं नष्ट होती है। तो इस इंसेक्ट को बचने के लिए स्टेम के ऊपर इस तरह से चिपचिपे ट्रैप लगाए जाते हैं। ठीक है, जिसे हम ट्रैप भी बोल सकते हैं या पासा भी बोल सकते हैं। तो ये प्रश्न आ सकता है, ट्रैप क्रॉप की बात नहीं हो रही, ट्रैप की बात हो रही। ठीक है, तो किसके लिए करते हैं? मैंगो में मिलीबग के लिए करते हैं। देखो, मैंगो से मिलीबग याद रखना क्या करते हैं? बेंडिंग। बेंडिंग मतलब एक तरह से बांधना। किनको बांधना? टेप लगा दो, ऑयल कर दो, ग्रीस की परत लगा दो, या बीच में खाई खोद दो। बहुत सारे तरीके हैं मिलीबग को कंट्रोल के लिए। लेकिन दूसरा प्रश्न जो कि बीएचयू ने कई बार पूछा है, ट्री बेंडिंग। देखो, बेंडिंग का मतलब यहाँ पर झुकाना। ऐसा करने से क्या होता है, जब हम बेंडिंग करेंगे किसी भी सूट को, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा नई शाखाएं निकलेगी, और जब नई शाखा निकलेगी तो इसमें नए फ्लावर बड आएंगे, और जब नए फ्लावर बड आएंगे तो फ्लावरिंग स्टेज में आप देखिए जैसे जैसे इसमें झुकाते जाएंगे वैसे वैसे इसमें नंबर ऑफ फ्रूट क्या हो रहे, बढ़ रहे हैं। जब ये अमरूद का वृक्ष खड़ा रहेगा, अगर हमने इसको झुका दिया तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से नोट्स से फ्लावरिंग होगी और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट निकलेंगे। तो यह फल बढ़ाने की एक तकनीक है जो कि गोवा में की जाती है और विशेष तौर पर महाराष्ट्र में की जाती है। तो ट्री बेंडिंग आए तो याद रखना गोवा में, और केवल बेंडिंग आए तो मैंगो में। यह भी महत्वपूर्ण बात है। कुछ इंपॉर्टेंट डे की बात करें तो विश्व नारियल दिवस 2 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। कॉफ़ी 1 अक्टूबर, और वर्ल्ड टी यह पहले किया जाता था 15 दिसंबर, लेकिन अभी रिसेंटली इसको चेंज किया गया है 21 मई। स्टेट फ्रूट ऑफ केरला जैक फ्रूट या कटहल को कहते हैं। फिर स्टेट फ्रूट ऑफ त्रिपुरा, इट इज़ पाइनएप्पल। एंड प्राइमरी कलर रेड, ब्लू, येलो, और सेकेंडरी कलर ऑरेंज, ग्रीन और वायलेट। आइए जानते हैं। तो वर्ल्ड कोकोनट डे, ये व्यापम की ही एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। 2 सितंबर को इसको सेलिब्रेट किया जाता है। 2 सितंबर को वर्ल्ड कॉफ़ी डे 1 अक्टूबर। ठीक है, गांधी जी के आने के एक दिन पहले वाला है, याद रखना 2 के बाद 1। और वर्ल्ड टी डे 21 मई। कैसे याद रखना? 2 के साथ 1, ये आ गया 2 के साथ 1, याद भी रह जाएगा आसानी से। और चाय के साथ कॉफ़ी तो चलती है। ठीक है भैया, अरे चाय काफ़ी साथ साथ चलता है, याद रहेगा। इस तरह से नारियल का कई बार पूछा हुआ प्रश्न है। 2 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है, कॉफ़ी 1 अक्टूबर को, और टी 21 मई, 2 के बाद 1। ये ट्रिक भी याद रखना। और इसे सबसे पहले मनाया गया था 15 दिसंबर 2005 से मनाया जा रहा है। और उस समय जब मनाया गया था तो 15 दिसंबर था, लेकिन इसे अभी चेंज किया गया रिसेंट में 21 मई, इसलिए पूछे जा सकता है। अब बात करी हमने स्टेट फ्रूट ऑफ केरला। तो केरला का कटहल याद रखना, क से क। केरला का स्टेट फ्रूट किसे कहा गया है? तो कटहल को कहा गया। त्रिपुरा का तो अनानास। ठीक है भैया, पाइनएप्पल या यूं कहे कि अनानास। चलिए ठीक, तो अनानास। और यहाँ से फिर निकल कर आता है हमारे पास कलर का जो कॉम्बिनेशन निकल कर आ रहा है, ये याद रखना। यह भी क्वेश्चन एग्जाम में आया है कि प्राइमरी कलर किनको कहते हैं? तो रेड। रेड के बाद प्राइमरी कलर में हम रखते हैं ब्लू। किसको रखते हैं डियर स्टूडेंट? तो हम उसमें रखते हैं साथियों ब्लू को। और फिर आ जाएगा येलो।
फिर क्या आ जाएगा हमारे पास, येलो। ठीक, चलिए, तो इस तरह से हम बात करें तो 3 कलर होते हैं। ठीक है, प्राइमरी कलर में कितने कलर हैं, 3 है। कौन कौन से हैं, तो रेड, ब्लू और येलो। ठीक है, तो प्राइमरी कलर में कितने हैं हमारे पास, 3। क्या क्या याद रखना है, रेड, ब्लू और येलो, RBY, ये क्या है प्राइमरी। और प्राइमरी में क्या आएगा, देखो Y आएगा, तो इधर भी Y आएगा, याद रखना। प्राइमरी में क्या आएगा, लास्ट में Y, तो इधर भी लास्ट में Y। सेकेंडरी कलर में कौन आएगा, तो ऑरेंज, ग्रीन और वायलेट। ठीक है, तो ये प्राइमरी कलर का सीक्वेंस है, ग्रीन कलर का। और इस तरह के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में कई बार आ चुके हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो मैं उम्मीद और आशा करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे समझ में आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।